नमस्कार दोस्तों, नमस्कार छात्रों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 10th की तैयारी आप सभी लोगों का काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। मैं श्याम सर आपके सामने, जो कि आज का इस चैनल के माध्यम से, एक छोटे से परिवार के माध्यम से हम सब ज्योग्राफी का क्लास करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मतलब अल्टरनेटिव क्लास करके अभी ली जा रही है। जैसे एक हमने अभी बायो का क्लास लिया था चैनल पे, और अभी यहाँ हम ज्योग्राफी के क्लास को फिर आगे बढ़ाते हैं। इसका कुछ क्लासेस ली जा चुकी थी और उसके बाद यहाँ हम सब आते हैं। टॉपिक्स हमारा था वन्य एवं वन्य प्राणी, अर्थात संसाधन के टॉपिक्स में हमने क्लास किए थे। और ये आज का क्लास होगा, अर्थात पार्ट 1 वीडियो बनेंगे वन्य एवं वन्य प्राणी का। ठीक है, तो देखना हमें इस सामाजिक विज्ञान का 2025 के लिए। और ये हमारे वन्य प्राणी हैं, अर्थात हमारे शेर, बब्बर शेर हमारे पृथ्वी के रक्षक भी बोल सकते हैं। क्योंकि बोला ये जाता है कि पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु, छोटे कीड़े से लेकर के बड़े बड़े जानवर तक पृथ्वी की रक्षा, अर्थात इसकी पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो अभी तो विशेष जानकारी इस चैप्टर के अंदर चलेंगे तो, लेकिन आपके लिए हमारी ओर से कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता है और जीता वही जो डरा नहीं। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता है, जीता वही जो डरा नहीं। आप एक एग्जाम्पल अगर लेना चाहते हैं तो खुद आपके सामने एक खड़े व्यक्ति का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे हम ऑनलाइन क्लास में काफी ताबड़तोड़ क्लास लेकर के अपने चैनल पे, अपने एक छोटे से परिवार पे देते जा रहे हैं। बट आप देख सकते हैं कि उसका जो व्यूवर्स है वो 1, 2, 3, 4, 5, 10, 19 इस हिसाब से है। लेकिन फिर भी हम अभी तक डरे नहीं हैं। हम एकक व्यू ही क्यों ना, पूरे 10 साल तक के भी अगर हमें मिलता रहेगा, फिर भी वो सुविधाएं हम देते रहेंगे आप सभी लोगों को। आप सभी लोगों का, या तो हमारे पास 5 मेंबर्स ही क्यों ना हो, 5 लोग ही हमारे क्लास ज्वाइन करने वाले क्यों ना हो, 2 लोग ही हमसे क्यों ना सीखने वाले लोग हों, लेकिन फिर भी हमें वो पावर हम रखते हैं कि उस 2 व्यक्ति को भी पूरी की पूरी क्लास की तैयारी आराम से करवा सकते हैं हम एक छोटे से परिवार से। तो आप सभी लोग जिस हिसाब से परिवार को बड़ा करते जा रहे हैं, अवश्य ही बड़ा होता जाएगा, क्योंकि जीता वही जो डरा नहीं। तो हम तो डरने वाले लोगों में शामिल नहीं है, ताबड़तोड़ अपने क्लास को करते ही रहेंगे। ठीक है, अभी आते हैं उसके बाद हमारा ये रहा, आप सभी लोगों का आशीर्वाद चाहिए एक छोटे से अपने भाई को, अपने एक शिक्षक को, गुरु को, दोस्त को, जो मानिए। चलिए, उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ एक मोटिवेशनल स्टेटस जो आपको ऊर्जावाहन बनाएगी, उसके लिए हमने क्या लिया है, यहाँ लिए क्या है, थोड़ा सा कहाँ चले गए जी, आइए। कुछ तो हो जा प्रभु। चलिए, इस हिसाब से हम सब स्क्रॉल करते चलेंगे। तो चलिए, यहाँ पे एक ऊर्जा वाहन के रूप में हमने लिया क्या है वो देख लेते हैं। कि बोला जा रहा कोई इतना अमीर नहीं है कि, क्या बोले, पृथ्वी पे सर, पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति इतना अमीर नहीं है कि अपना वो बीते हुए समय को खरीद सकता है। कोई इतना अमीर नहीं है कि अपना पुराना वक्त खरीद सके। है किसी में औकात जो अपने पुराने वक्त को खरीद सकता है? कोई नहीं है। कोई इतना गरीब नहीं है कि वह अपना आने वाला वक्त को बदल सके। ठीक है, कोई इतना गरीब नहीं है कि वह अपने आने वाले वक्त ना बदल सके। अगर कोई भी व्यक्ति अगर अमीर है तो है उसके अंदर पावर कि जो समय उसका बीत गया उस समय को वापस ले आए। है कोई व्यक्ति ऐसा? कोई व्यक्ति नहीं है। है कोई ऐसा गरीब जो आने वाले वक्त को, आने वाले वक्त उस व्यक्ति के लिए नहीं होगा, अपने उस समय को बेच सके? ऐसा लगे कि नहीं अब हम गरीब हैं, अब कल तो होगा ही नहीं, ऐसा कोई गरीब नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हमें जो समय मिली है, जिंदगी का समय मिला है, उस समय को कद्र करेंगे हम सभी लोग।
ठीक है, और ताकि अपने उस समय का सही सदा उपयोग कर सके अपने जीवन के लिए। सर 2025 का एग्जाम देना है अगले साल, तैयारी हम अभी से कर रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे शक्तिशाली मोटिवेशनल खुद में बना करके रखिए। साथ में जो ऑनलाइन क्लास आपको ली जाए उसको हम बोलते हैं लिखिए मत, पहले सुनिए। इत्मीनान से फोन को टेबल चेयर पे रख दीजिए और इत्मीनान से सुनने का उसको क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। ठीक है, तो चलिए वन एवं वन्य जीव में चलते हैं हम। तो देखते हैं कि क्या है। ये हमारा पॉइंट शुरू होता है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन का। ठीक है, इसमें सबसे पहले इमेज से पहले हम सब कुछ पढ़ेंगे। तो इधर देख लीजिए, यह बात क्या कहा जा रहा है, यह सत्य है कि आग पर नियंत्रण मानव सभ्यता का महान आविष्कार है। देखिए, चैप्टर शुरू होने से पहले हम कुछ बेसिकली बातें कर लेते हैं, और बेसिकली बातें ये करेंगे कि मानव का जो विकास था वो सबसे पहले मानव ने आग जलाना सीखा। ठीक है, और आग जलाना सीखा कैसे, ये तो पुरानी कहानी है कि जैसे पहले पेड़ की टहनियां आपस में टकराई, आग लग गई। तो जो भी आदि मानव लोग थे वो देखे कि अर्थात ये जंगल में आग कैसे लग सकती है। अब आग कैसे लग सकती है उस जंगल में, हाँ बोलिए ना, क्योंकि समय लग जाएगा ना ना ना, तो समय लग जाएगा। अगर आपको देखना है तो मतलब सिर्फ देख लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइमिंग लंबा ये चला जाएगा। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, वो 2 मिनट मतलब उससे। तो चलिए, तो हम क्या बोल रहे हैं कि मानव, यह बात सत्य है कि मानव ने आग पर नियंत्रण तो कर लिया, ठीक है, लेकिन वही आग है जो वन्य एवं वन्य प्राणी का विनाश का सबसे बड़ा कारण बना। ठीक है, जैसे आग सभ्यता, हम वही कहानी बता रहे थे कि जंगल में आग लगी लकड़ियों टहनियों के टकराने की वजह से, और वो जब आदि मानव लोग उसे देखे तो उन्होंने सोचना शुरू किया कि अर्थात ये संभव कैसे है। फिर उन्होंने पत्थर के टकराव से जब आग लगाई तो उन्होंने देखा क्या कि मतलब जब दो पत्थर को आपस में घर्षण की जाती है तो चिंगारी उत्पन्न होता है, और उस चिंगारी से आग का आविष्कार उन्होंने कर लिया। सर इस बेसिकली क्लास में वन्य एवं वन्य प्राणी में हम आग के जिक्र क्यों कर रहे हैं, तो आग का जिक्र करेंगे क्यों, क्योंकि आग का जिक्र इसलिए करेंगे ना सर, क्योंकि आग लगाने के वजह से ही लोग उस समय क्या करने लगे, जब आग के आविष्कार होना शुरू हो गया तो जो मांस कच्चे खाते थे उस मांस को पकाना शुरू कर दिए, और उसे पकाने के लिए वन के पेड़ों की लकड़ियां को काट लिए करते थे और लकड़ियां को ही जला करके उसे है जो मांस पकाते थे। ठीक है, तो अब जैसे ही लकड़ी पेड़ से कटी तो वहां पेड़ का तो विनाश हुआ। ठीक है, किसका, पेड़ का क्या हुआ, विनाश हुआ, इसीलिए याग का हम जिक्र किए। किंतु आगे हम बढ़ते हैं, किंतु इस महान आविष्कार ने विनाश का इति सिर भी किया, और सबसे पहले आहुति वन्य एवं वन्य प्राणी की ही हुई। जैसे आग लगाना सीख चुका है, लकड़ी से पेड़ काटेंगे और पेड़ से लकड़ियां काटेंगी, उस लकड़ियां को जलाया जाएगा तो पेड़ पौधे का विनाश होगा। दूसरी चीज, जब मांस से कच्चा खाते थे तो उस समय हो सकता था मांस थोड़ा कम खाएं, बट जब मांस पकाने लगे तो जीव जंतुओं को पकड़ के मार के ही ना मांस खाएंगे, तो यहाँ नुकसान दोनों चीज का है। अर्थात आग आविष्कार होने के बाद पेड़ भी कटी, और पेड़ कटने के साथ साथ में बहुत सारे वन्य प्राणी का भी नुकसान हुआ, वन्य प्राणी भी मारे गए सिर्फ मानव सभ्यता में आग के आविष्कार के बाद। तो इसीलिए वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन के शुरू करने से पहले यहां देख लेते हैं किस तरीके से ये आदि मानव लोग पेड़ की लकड़ियां काटे और यहाँ ये आग लगाए, और बहुत सारे जानवरों को वह सिझा करके जब खाना शुरू किए तो हमारा वहां जो वन्य एवं वन्य प्राणी का दोहन होना शुरू हुआ, उसमें कमी होना क्या हो चुका, शुरू हो चुका। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे इस हिसाब से देखते हैं कि कैसे शिकार करते थे। तो यहां हम देखिए, क्या हम ये कहानी आपको पहले ही बताएं कि पके हुए मांस रसवाद, मतलब जैसे पके हुए मांस में स्वाद काफी अच्छा होता था। अब इसीलिए लोग जब एक बार पके हुए मांस खा लिए तो कच्चा मांस तो खाएंगे नहीं, इसलिए पके हुए मांस के लिए पेड़ को दनादन काटेंगे, और वन्य का क्या होगा, नुकसान होगा। देखिए, तो वन्य प्राणी का आखेट एवं पकाने तथा भूनने के लिए ईंधन की आवश्यकता पड़ी। ये तो बहुत सिंपल सी बातें हैं कि मांस को पकाने के लिए ईंधन चाहिए, और ईंधन वो लकड़ी काटेंगे और लकड़ी से ही मांस पकाएंगे। ठीक है, तो वनों की लकड़ियां का उपयोग करके आम बात हो गया। इस हिसाब से इधर देख लीजिए, इधर किस तरीके से ये देखिए जीव की हत्या की जा रही है, और जीव की हत्या करने के बाद यहाँ देख लीजिए शिकारी, एकदम शिकारी भाला भोग करके, जो कि क्या किया जा रहा है, आदि मानव लोग जानवरों की मारा जा रहा। जब जानवर लोग मरेंगे तो वन्य प्राणी क्या होंगे,
विलुप्त होते जाएंगे, समाप्त होते जाएंगे। ये हमारा वन्य प्राणी का बेसिकली बातें जो अभी हम मतलब एक परिचय, पाठ परिचय के रूप में सुन रहे हैं। ठीक है सर, पाठ परिचय के। तो आई होप आप ये बात समझ चुके होंगे कि आग के आविष्कार के बाद वन्य एवं वन्य प्राणी पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, वन्य एवं वन्य प्राणी पर क्या प्रभाव पड़ा, जो आप क्लियर से ये पॉइंट्स क्या हो चुके होंगे, समझ चुके होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा पॉइंट्स आता है क्या, वो हम देख लेते हैं कि वन्य एवं वन्य प्राणी मानव जीवन की प्रमुख हम सफर है। बहुत अच्छे सर। अभी अगर वन्य नहीं होता तो हमें कौन ऑक्सीजन देगा, अगर वो वन नहीं होंगे तो हमें छाया कौन देगा, अगर वो वन नहीं होंगे तो वातावरण की संतुलित अवस्था कौन बना करके रखेगा। सोचिए सर कितना आवश्यक है एक जीवन के लिए, वन हमारे लिए कितना महत्व रखती है। ये क्लास हमने बायोलॉजी के भी क्लास लिए, प्रकाश संश्लेषण का क्लास लिए। जस्ट इससे पहले वाले वीडियो वही होगा प्रकाश संश्लेषण वाला, उसमें हमने वन प्रकाश संश्लेषण एवं प्रकाश संश्लेषण के महत्व, क्रिया विधि इत्यादियों को विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास किया गया। तो इसीलिए बोला जा रहा वन्य एवं वन्य प्राणी हमारे हम सफर हैं। सर कैसे? वन्य पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच जैसा है एवं केवल एक संसाधन ही नहीं बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण एवं उसके महत्वपूर्ण घटक भी है। हम यहाँ संसाधन चैप्टर में वन्य पढ़ रहे हैं, तो वन हमारे लिए सिर्फ संसाधन एक नहीं है। वन से सिर्फ हम जो लकड़ी काट करके पलंग टेबल चेयर सिर्फ नहीं बनाने के लिए जानते हैं, वो तो संसाधन वो हमें उस वन को काटने के बाद हुआ, बट वन जब पेड़ जब छोटे से बड़े तक ही वो हमारे लिए पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये हमारा वन का क्या है, महत्व है। तो इसमें हम वन के महत्व को समझने का प्रयास किए। वन ही है तो वातावरण की संतुलित अवस्था बनाए रखे हैं, वन है तो पृथ्वी के तापमान पर नियंत्रण करने का प्रयास वन के द्वारा ही किया जाता है। और यहाँ देख लीजिए ये हमारे पेड़ जो कि एकदम सभी लोगों को लगाना चाहिए, अवश्य पर्यावरण संतुलित अवस्था बना करके रखना चाहिए, वन के महत्व को समझना चाहिए। अपने जीवन में बर्थडे में जो एक साल में हम सब लोग केक काटते हैं ना, एगो उस एक केक काटने की जगह पर आप ये सोचिए कि हम अपने हर एक बर्थडे में एक पेड़ लगाएंगे, जिसे पर्यावरण की संतुलित अवस्था क्या रहेगा, बना रहेगा। सर वन के महत्व को आप इग्नोर नहीं कीजिए उसको। ठीक है, चलिए आते हैं आगे बढ़ते हैं, फिर वन्य के बारे में ही सोचते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र की एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी पौधे जानवर अणुजीव शामिल हैं। अर्थात कहने का मतलब पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल कौन कौन होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल कौन कौन है, तो हम बोल सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में जितने भी जीवधारी हैं, मनुष्य कीट पतंग छोटे कीड़े मकोड़े, पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीवधारी शामिल होते हैं। फिर क्या बोलेंगे, सभी पेड़ पौधे, पृथ्वी पे जितने भी पेड़ पौधे बड़े हों छोटे हों वह पारिस्थितिकी तंत्र का एक अंग है। पृथ्वी पे जितने भी जानवर हैं वह पारिस्थितिकी तंत्र का ही एक अंग है। और अणुजीव शामिल हैं, अणुजीव छोटे छोटे जीव भी पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल हैं। तो सोचिए सर पारिस्थितिकी तंत्र में बड़े जीव से लेकर छोटे जीव, छोटे पेड़ से लेकर बड़े पेड़, जीव जंतु जितने भी पौधे हो गए वह सभी शामिल हैं और अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं और उसे ही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। सर आप इस पारिस्थितिकी तंत्र का परिभाषा लिख सकते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक विशेष क्षेत्र में सभी जीवधारी पौधे जानवर अणुजीव शामिल होते हैं जो अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं, उसी को हम सब पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ये परिभाषा आप सब लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अभी इधर आते, ये हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है। सभी लोग, ये जो आहार श्रृंखला वाले से फोटो ली गई है कि सब लोग एक दूसरे पर क्या है, शामिल है। तो ये हमारा आहार श्रृंखला वाला था कि जैसे आहार श्रृंखला में घास कीड़े खाएंगे, कीड़े के द्वितीय उपभोक्ता
आहार श्रृंखला ज्योग्राफी में हम बायो में पढ़ेंगे तो कोई पक्षी खाएगा, इस पक्षी को भी तृतीय उपभोक्ता खाएंगे और इसको फिर ये हमारा सर्वोच्च उपभोक्ता खाएगा। ये जब मरेगा तो मिट्टी में मिलके अपघट्य होंगे और फिर से वह प्राथमिक उपभोक्ता का निर्माण होगा। तो ये सब बायो में कर लेंगे इसका, ठीक है। चलिए, यहाँ पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में हमने देखा। अभी देखिए और आगे बढ़ते हैं, वन। सर अब आते हैं इस चैप्टर पे वन्य एवं वन्य प्राणी के पॉइंट्स में। सबसे पहले वन्य को समझने के लिए, किसको? वन्य। वन्य क्या है? वन्य किसको कहेंगे? वन किसको कहेंगे? तो देखिए हम क्या कहेंगे, वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं। वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधे एवं झाड़ियां द्वारा आच्छादित होता है। आच्छादित बोले तो घिरा होता है, उसी को वन कहेंगे। क्या बोलना है? वन उस बड़े भूभाग को कहेंगे जो पेड़ पौधे एवं झाड़ियां द्वारा आच्छादित है, बहुत घने घिरे हुए हैं, उसे वन कहते हैं। जैसे ये देख लीजिए, इसमें कुछ कुछ झाड़ियां आपको दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे पेड़ पौधे। यहाँ देख लीजिए ये पेड़ पौधे हैं, इसी सब चीजों को क्या कहा जाता है? वन। तो वन्य का सबसे सिंपल परिभाषा कि वन उस बड़े भूभाग को कहेंगे जिसमें क्या बोला जा रहा है, जिसमें पेड़ हो, पौधे हो, झाड़ियां हो इत्यादि के द्वारा एकदम सभी क्षेत्र घिरा हुआ हो, उसे ही हम वन कहेंगे। क्या कहेंगे सर? उसे ही हम वन कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो उसके बाद हम देखते हैं वन। वन दो प्रकार के होते हैं। वन कितने प्रकार के होते हैं? तो वन दो प्रकार के होते हैं। जैसे कैसे देख लेते हैं, वे वन जो स्वयं विकसित होता है उसे प्राकृतिक वन कहेंगे, और वे वन जो मानव द्वारा निर्मित होता है उसे मानव निर्मित वन कहते हैं। सिंपल। अरे जो प्राकृतिक भगवान का दिया हुआ, मतलब जो जंगल झाड़ी वगैरह वगैरह, जैसे हम सब अगर बिहार में है तो राजगीर देख सकते हैं, राजगीर के चारों तरफ किनारे जो जंगल झाड़ियां हैं वो प्रकृति का दिया हुआ है, इसलिए उसको प्राकृतिक वन कहेंगे। अब होते हैं क्या, बहुत सारे लोग बाग बगीचा या खुद मानव के द्वारा निर्मित की जाती है उसे मानव निर्मित वन कहेंगे, अर्थात मानव जो पेड़ पौधे को लगाए उसे मानव निर्मित वन, और जो खुद प्रकृति के द्वारा हो उसे प्राकृतिक वन कहेंगे। आई होप आप ये भी पॉइंट समझ चुके होंगे वन किसे कहेंगे और वन के कितने प्रकार होते हैं। तो वन के दो प्रकार, ठीक है सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक्स पे। और देख लीजिए हमें क्या भारत के बारे में जिक्र किया गया, क्योंकि हम अपने इंडिया को तो नहीं भूल सकते। भारत में वन्य संसाधन एक महत्वपूर्ण संसाधन है। बहुत अच्छा। हाँ सर, भारत में तो वन को एक अलग ही दृष्टि से देखा जाता, देवता, वृक्ष को देवता मानते हैं हम भारतीय लोग। कैसे? जो हम अभी आपको साबित करते हैं जस्ट एक कहानी से। पहले इसको पूरा कर लेते हैं। यहाँ लोग आरंभ से ही वन प्रिय हैं, जिसका प्रमाण हमें धार्मिक ग्रंथों एवं लोक कथाओं से मिलती है। हम सब इसीलिए तो कह रहे हैं, क्या इसीलिए तो ऊपर कहा गया कि भारत में वन एक महत्वपूर्ण संसाधन है। लोग वन को देवता मानते हैं, धार्मिक ग्रंथों में पेड़ पौधे का जिक्र है, हमारे यहाँ कथाएं में मिलते हैं। जैसे हमारे यहाँ की महिलाएं या हमारे आंगन में तुलसी जी का पेड़ होता, हमारे घर के आंगन में तुलसी पौधे के वृक्ष अर्थात पौधे होते हैं। सभी लोगों के घर में होगा, हमारे भी घर में है, ठीक है। आंगन में बीच में लगाई जाती है, उसके लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं। क्या हम उस वृक्ष उस पौधे की रक्षा ही कर रहे हैं ना, पूजा करके। क्यों कर रहे हैं वो? अब सपोज दैट गांव के महिलाएं लोग या बहुत सारे लोग हम तो जानते नहीं होंगे कि तुलसी का पौधे का पूजा क्यों करते हैं। ऐसा लगता है कि मतलब दादा परदादा करते आ रहे थे, घर के आंगन में एक तुलसी का पेड़ था इसीलिए हम भी लगा के रखें। ऐसा कुछ नहीं है सर। अगर हम उसको धार्मिक ग्रंथ के शिक्षा की दृष्टि से देखें तो वही तुलसी जो 24 घंटे प्रकाश संश्लेषण के दौरान सिर्फ ऑक्सीजन गैस ही देते रहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता रहता है। बाकी सभी पेड़ दिन में क्या करेंगे? तो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। रात में क्या करते हैं? ऑक्सीजन ही खींचना शुरू कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड देने लग जाता है। इसीलिए बोला जाता है ना कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। लेकिन आप तुलसी का पेड़ लगाइए ना आंगन में, तुलसी का पेड़ घर में होना चाहिए, 24 घंटे ऑक्सीजन देंगे शुद्ध। तो क्या ये हमारे लिए महत्वपूर्ण ही है ना? मतलब एक तरफ हमारी रक्षा भी हुई, हमारे बॉडी की रक्षा हुई, हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ा, दूसरी चीज उस पेड़ का भी रक्षा हो गया। डेली पानी देना है सुबह सुबह उठ के। तो हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी वृक्ष की रक्षा की जाती है। यहाँ देख लीजिए, जैसे हमारे यहाँ महिलाएं लोग वर पूजा में वर के चारों तरफ मतलब धागे बांध करके अपने पति देव के लिए
अब ये तो महिलाओं लोगों के लिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे फायदाएं जो वैज्ञानिक दृष्टि से, अब कैसे गांव के महिलाएं लोगों को जाके के समझाया जाता, ऐसे आप जा करके किन्हीं महिलाओं को बोलिए कि या सपोज बबूर के पेड़ में पानी दीजिए जिससे कुछ फायदे होगा, वो मानेंगी नहीं मानेंगी। उसमें कुछ उसका पर्सनली फायदा होना चाहिए। जैसे वर पूजा में नहीं, पति देव के लिए पूजा किया जाता है, वर पूजा लोग महिलाएं लोग सहल रह के उपवास रख के जाके वर के पूजा करेंगे। बृहस्पति देव के लिए केला में पानी देना बृहस्पति के दिन ग्रह गोचर नहीं रहेगा, लोग केला में पानी देते हैं जिससे केला भी बरकरार रहता है। इधर हम सब शनिवार में पीपल में पानी दिया जाता है हल्का सा गुड़ डाल करके, तो वो सब उसमें पेड़ का रक्षा ही है। अर्थात हिंदू धर्म के दृष्टि को भी मानते हुए पेड़ की क्या किया जा रहा है, रक्षा किया जा रहा है। इसीलिए वन भारत में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, इसमें कहने में कोई संदेह नहीं होगा। चलिए, आई होप आप भी ये पॉइंट अच्छे तरीके से समझे होंगे कि किस तरीके से हमारे देश में वन के महत्व को दिया जाता है। फिर क्या कहा जा रहा है, सर हम वन और वन्य प्राणी के महत्व को नहीं समझ रहे। बात तो सही है। अरे कुछ महिलाएं लोग बरगद क्या बोल रहे हैं उसको, वर पूजा या पीपल में पानी देने से या तुलसी में पानी देने से या केला में पानी देने से, ऐसे इतने ही वन तो नहीं है ना। वन के महत्व को हमें और अच्छे तरीके से समझना होगा। क्लास 10th में पढ़ाई कर रहे हैं, एक बार डीपली इस तरीके से कहानी सुन लिए ना, आपसे सिर्फ एग्जाम में पूछ दे कि वन किसे कहते हैं, तो आप वन क्या, वन के प्रकार भी बता दीजिएगा, भारत में क्या दृष्टि से वन को देखा जाता है, जो भी बता दीजिएगा। अब अगर वन के महत्व को अगर समझना है तो यहाँ पहले सुनना होगा। तो चलिए सुनते हैं। तो क्या बोला जा रहा, हम वन एवं वन्य प्राणी के महत्व को नहीं समझ रहे हैं और तेजी से इस संसाधन का विदोहन कर रहे हैं, और हमें वन और वन्य प्राणी जीव संसाधन का संरक्षण देना चाहिए। देखिए, बोला जा रहा है कि हम वन्य प्राणी को अच्छे तरीके से नहीं समझ रहे हैं, इसका दोहन किया जा रहा, हमें इसके महत्व को समझना चाहिए। जैसे ये देख लीजिए, वन्य प्राणी भाई साहब शिकार पर गए हुए हैं। अब शिकार से हो सकता है, मतलब ऐसे सूट बूट से तो बाबू साहब लग रहे हैं कि शिकार करने के बाद इनका मांस नहीं खाएंगे, लेकिन अब क्या शौक इनको शिकार चढ़ा है जो किसी जीव की हत्या कर रहे हैं शिकार करके। अब इनके लिए मनोरंजन हम दें या क्या दें, वो तो आप सब लोग खुद कमेंट करके बताइए इनके बारे में कि वन्य प्राणी को क्यों, मतलब क्या ऐसा परिस्थितियां इनके पास आ गई, स्थिति जो एक वन्य प्राणी की मतलब हत्या करने के कगार और समय पर पहुंच चुके हैं। चलिए, ये तो मतलब हमारे हिसाब से बहुत गलत है। चलिए, अगर हम पेड़ के बारे में सोचें तो अपने संसाधन के हिसाब से कुछ पेड़ों की कटाई हो ताकि मतलब हम अपने वस्तुएं उपयोग में ला सकें, लेकिन एक लिमिट मात्रा में, कि अगर हम एक पेड़ काट रहे हैं तो 5 पेड़ पहले लगा देने के बारे में सोचना है, नहीं तो ये तय है कि पृथ्वी बर्बाद होंगी। तो यहाँ देख लीजिए, दोहन हो रहा, दोहन इस प्रकार के होंगे कि मतलब पेड़ों को काटा जाएगा, पेड़ों को बेचा जाएगा। अभी बड़े बड़े जैसे जंगलों में सरकार ने इस पे मतलब रोक भी लगाते हैं वृक्ष नहीं काटने के लिए। वृक्ष काटने की वजह से बहुत सारा आंदोलन भी इसी पाठ में चलेगा। ठीक है, तो चलिए अब उसके महत्व को समझे हम और आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं वन और वन्य जीव संसाधन के प्रकार, मतलब देखिए कितने प्रकार के हो सकते हैं। जैसे भारत में हम सब देखें तो जैसे वो तो वन हमने देखा कि 2 प्रकार के, एक प्रकृति के द्वारा उगा उसको प्राकृतिक वन, और जो मानव के द्वारा लगाई गई उसे मानवीय कृत वन कहे। लेकिन यहाँ फिर भी वन और वन्य जीव संसाधन के प्रकार को अगर देखें तो घनत्व के दृष्टि से वृक्ष को घनत्व के आधार पर हम वनों को 5 भागों में बांटकर देख सकते हैं। ठीक है, घनत्व डेंसिटी के आधार पर हम वृक्ष को 5 भागों में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ एक पॉइंट्स आती है समझने वाली बात, घनत्व किसे कहेंगे, घनत्व किसे कहेंगे, तो उसका भी नोट्स आपको दिया गया है कि किसी क्षेत्र पर वृक्ष आवरण का एक मात्रात्मक माप अर्थात प्रति इकाई क्षेत्र या स्थान पर वृक्षों की सामग्री की मात्रा को घनत्व कहते हैं। वो बातें आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे समझ लीजिए ये एक वर्ग है और ये एक वर्ग में 10 बालक है, वही साइज का एक और वर्ग है और इसमें 100 बालक है। तो देख लीजिए कि इसका घनत्व है जो क्या होगा, ज्यादा होगा और इसका घनत्व कम होगा। या समझ सकते हैं कि एक बीघा जमीन में 100 पेड़ लगवल है और वही 1 बीघा कोई जमीन में 1000 पेड़ लगवल है। अब इसका घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा और इसका घनत्व क्या होगा, कम होगा। तो इसीलिए बोला जा रहा है घनत्व के आधार पर वनों को 5 भागों में बांटा जाता है।
वनों को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में घनत्व के आधार पर उसको क्या किया गया? बांटा गया है। चलिए देखते हैं कि कौन-कौन से हैं। तो यहाँ देख लीजिए, हल्का सा दिखाई आपको कम दे में भी हो सके, लेकिन पॉइंट्स को क्लियर करना था इसीलिए। तो सबसे पहले अत्यंत सघन वन, एकदम काफी नजदीक में पेड़-पौधे हैं, उसको हम सब अत्यंत सघन वन कह सकते हैं। दूसरा सघन वन, तीसरा खुले वन, और चौथा झाड़ियां एवं अन्य वन, और पांचवा मैग्रोव वन। ये जो वन हम बांट रहे हैं वो भारत में बांट रहे हैं। भारत में वन्य को घनत्व की दृष्टि से 5 भागों में हमने बांट करके देख रहे हैं। सबसे पहले अत्यंत सघन वन, दूसरा सघन वन, तीसरा खुले वन, चौथा झाड़ियां, पांचवा मैग्रोव। सिंपल है सर, एक अत्यंत सघन हो गया, दूसरा सघन वन हो गया, तीसरा खुले वन हो गया, चौथा झाड़ियां हो गया, और पांचवा मैग्रोव हो गया। जिसको जो कि हम उसका परसेंटेज इधर देखते हैं कि यह कुल भौगोलिक अर्थात भारत का क्षेत्रफल जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में कितने भाग में यह फैला हुआ है वो देखते हैं। तो देखिए, अत्यंत सघन वन है जो कुल भौगोलिक क्षेत्र में वृक्ष का घनत्व 70% से अधिक होता है। वृक्षों का घनत्व इसमें कितना होता है? तो 70% से अधिक होता है। फिर यहां देख लीजिए, सघन वन में देखें तो 40% होता है, 40 से 70 के बीच में। फिर खुले वन आ गए तो 10% से 40% होता है, और झाड़ियां आ गए तो वह 10% से कम होता है। देखिए ना, हम इसको भी आपको याद करवा देंगे, यूं आसान तरीकों से आपको याद करवा सकते हैं। जैसे अत्यंत सघन वन 70%, फिर सघन वन 40 से 70%, खुले वन तो 10 से 40%, उसके बाद झाड़ियां तो 10% से कम। और अब बारी आती है मैग्रोव वन। तो मैग्रोव वन तटीय वन कहलाता है, अर्थात जो भारत के तटीय राज्य, जो भारत के कौन से राज्य? तटीय राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, 5, 4, 9 जो भी तटीय राज्य हैं वहां पे तटीय वन के रूप में पाया जाएगा मैग्रोव वन। ठीक है ना? तो ये हमें सघन घनत्व के दृष्टि से वन के 5 भागों में बांटे और देखें, और परसेंटेज भी देखें। आई होप आप सब ये पॉइंट्स भी समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहां देख लेते हैं। यहां देख लीजिए वही वाली बातें जो घुमा करके आपको सिर्फ दिया गया है, और घुमा करके दिया क्या जा रहा है जो देखना है इसमें क्या नया पॉइंट्स मिलने वाला। वन तो वही रहेंगे 5 वाले, अत्यंत सघन वन, सघन वन, खुले वन, झाड़ियां वन और मैग्रोव वन। इसका देख लीजिए विस्तार कितना लाख हेक्टेयर में है भारत। तो मोटा मोटी लेते हैं 54 लाख हेक्टेयर भूमि में, 73 लाख हेक्टेयर भूमि में 2.5 और 2.54, मतलब इसको 2.5 लीजिए, इसको 2.4 लीजिए, और मैग्रोव वन तो तटीय वन है। तो इसका विस्तार पूछा जाए, जैसे देखिए अत्यंत सघन वन, हम अभी सब पूरे आंकड़ा आपको याद करवाएंगे कि ताकि एग्जामों में आपके लिए परेशानी क्रिएट ना हो, और इसको हम रिपीट करेंगे। 5 मिनट समय दीजिए सर, सिर्फ 5 मिनट समय चाहिए आपका सिर्फ हमें। यूट्यूब पर आए, हाय बाय करके एक क्लास में वन एवं वन्य संसाधन करके चले गए, ऐसा नहीं। जो शब्द बोला जाएगा ठोस बोला जाएगा, जो पढ़ाया जाएगा वह ठोस पढ़ाए जाएंगे। आपके एग्जाम क्या, बिहार बोर्ड का क्या औकात है जो इतना डीपली प्रश्न पूछ सकता? बीपीएससी तक के कंप्लीट आप कर सकते हैं ये सब क्वेश्चन को सुन करके। यहां उद्देश्य पर्पस ये नहीं रखा गया 1 साल तक अगर लगातार क्लास करेंगे तो कुछ पावर हमारे अंदर आना चाहिए, पढ़ाई के बारे में पावर आना चाहिए। इसलिए देखिए सघन वन है जो कि देख लीजिए, अत्यंत सघन वन 54%, फिर 73%। जैसे 2 चीज आंकड़ा आपको याद होना चाहिए, ये कितने लाख हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है। तो 54 लाख हेक्टेयर भूमि में अत्यंत सघन वन, 73 लाख हेक्टेयर भूमि में सघन वन, उसके बाद 2.5 खुले वन, 2.4 झाड़ियां। मैग्रोव के तो बारे में कहा नहीं जाएगा क्योंकि वह तटीय प्रदेश में पाई जाते हैं। तो इसको क्या याद हो गया? 5 में 1 छोड़िए देना, 4 ना याद करना है जी। तो एक 54 याद कीजिए ना, अत्यंत सघन वन 54 लाख हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है, सघन वन 73 लाख हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है, खुले वन 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है, झाड़ियां जो है 2.4 लाख हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है। क्या इसका विस्तार कंप्लीट? इसका परसेंटेज लेते हैं, भारत के क्षेत्रफल मतलब जो क्षेत्रफल है उसका कै % में पाया जाता है? तो 1.6%।
अत्यंत सघन वन 1.6% में पाई जाएगी। उसके बाद जो सघन वन है वो 3% में पाया जाएगा, जो खुले वन है वो 7%, और जो हमारे झाड़ियां 8%, और मैग्रोव क्योंकि ये तट में इसलिए कम है 0.1%। इस परसेंट को भी याद कीजिए, 1.6%, 3%, 7, 8 ऐसे कीजिए ना, 1.6, 3 मतलब 1.5 लीजिए, इसको दुगना कर दीजिए तो 3 हो गया, और 7 इसको लीजिए तो उसके बाद 8 कर दीजिए, और उसके बाद 14 कर दीजिए 0 दशमलव बैठा के। जैसे देखिए 1.6 तो उसको हम 1.5 लिए थे, उसके बाद उसको दुगना कर दिए तो 1.6 का दुगना 3 समथिंग 1.5 का होगा ना। तो अत्यंत सघन वन 1.6%, सघन वन 3%, ठीक है। उसके बाद खुले वन 7%, और हमारे जो झाड़ियां हो गए वो 8%, और जो मैग्रोव वन हो गया वह 0.14%। ये हमारा विस्तार है। और उसके बाद आते हैं इसका घनत्व देखते हैं। तो घनत्व वही चीज, घनत्व तो अभी आपको याद ही करवाए हैं कि 10% से कम ये घनत्व होगा, और ये 10 से 40 के बीच में, लेकिन एक्यूरेट दिया है, एक्यूरेट भी पढ़ लेंगे, कोई परेशानी नहीं। अत्यंत सघन वन 75% से अधिक होगा, और उसके बाद जो सघन वन है वो 62%, और उसके बाद ये सोझे 23 और 10। तो कौन सी बड़ी बात है, अत्यंत सघन वन 75% से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। उसके बाद खुले वन 62%, और उसके बाद 23, देखिए ना, 75, 62, 23, 10, 75, 62, 23, 10। अत्यंत सघन वन 75% में, सघन वन 75 के बाद 62, और खुले वन 23, और उसके बाद जो झाड़ियां हो गया वो 10% में फैला हुआ। कौन कौन से राज्य में है वो देख लेते हैं। तो अत्यंत सघन वन है जो असम, सिक्किम को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर राज्य, मतलब एक हम असम ले लिए, दिमाग में है ना असम, असम पूर्वोत्तर में ही ले लीजिए, और जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, ये सब सभी राज्यों में अत्यंत सघन वन है, ठीक है, अत्यंत सघन वन है। अर्थात पूर्वोत्तर भारत में सिर्फ किसको छोड़कर, सिक्किम को छोड़ दीजिए जो ऊपर में है, उसको छोड़ करके सभी राज्य को ले लीजिए, वो अत्यंत सघन वन कंप्लीट हो जाएगा। सघन वन अगर आते हैं तो हमारा पीपी ले लीजिए, जैसे हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, एचपी, एमपी, ठीक है। उसके बाद जम्मू कश्मीर, सिक्किम, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, अर्थात उत्तर भारत वाले राज्य ले लीजिए तो सघन वन होंगे, जैसे हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, सिक्किम ले लीजिए, उत्तराखंड ले लीजिए, और एक और कौन था, महाराष्ट्र ले लीजिए, ठीक है, वो वहां पर सघन वन है। फिर खुले वन की बारी आए तो दक्षिण भारत हम चलते हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, दक्षिण भारत के जो भी राज्य हैं वहां पर खुले वन है। तो आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में जो है, पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम को छोड़ करके जितने भी राज्य हैं वहां पर अत्यंत सघन वन है। उत्तर भारत की बात कर ले तो वहां पर सघन वन है, और दक्षिण भारत के राज्यों में चले जाएं तो दक्षिण भारत में कौन से वन है, तो खुले वन। उसके बाद झाड़ियां की बात करें तो ये बीच बीच में ले लीजिए, हमारा बिहार, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बांग्लादेश, ये सिंपल है, ये कोई बड़ी बातें नहीं है। अगर हम पूरे मैप अभी हम जिक्र कर देंगे इसको मैप पर बना करके। क्या ये लग रहा है सर कि कंप्लीट हो चुका है? एक बार हम इस आंकड़ा से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर भारत में घनत्व के हिसाब से अगर वन का विस्तार पूछा तो हम इत्मीनान से लिखेंगे कि भारत में घनत्व की दृष्टि से वन को 5 भागों में बांटा गया। पहले पांचों का नाम लिख देंगे, उसके बाद बारी बारी से एक एक के जिक्र करेंगे कि जो अत्यंत सघन वन है वह 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है, उसका प्रतिशत 1.6% है, जो 70% से अधिक उसका क्या घनत्व होता है, और यह पूर्वोत्तर राज्य में सिक्किम को छोड़कर सभी जगह पाए जाएंगे। आप इस हिसाब से इसको याद कर ले भी सकते हैं। और इस सघन वन 7.73 लाख हेक्टेयर भूमि में फैला है, 3% है, इसका घनत्व 62.99 है, और यह उत्तर भारत के राज्य भी ले सकते हैं। तो इस हिसाब से इसको आप लिखने का क्या कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। हमें आपसे निवेदन है कि इसको आप अवश्य लिखिएगा, क्योंकि घनत्व के दृष्टि से अगर वन पूछ दिया तो पेज, अरे एक बित्ता की एक पेज लिख सकते हैं। अगर जिस हिसाब से हम आंकड़ा आपको याद करवा रहे हैं तो एक पेज नहीं, एक बित्ता नहीं, पूरे एक पेज लिखने का पावर हम रख सकते हैं। देखिए इसमें हम आपको जो वन बताएं वो इस हिसाब से भी हम इसको पढ़ सकते हैं, उसको इस हिसाब से भी हम सब लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ एक टूटी फूटी के रूप में इस हिसाब से ले लीजिए, ढेर दिन हो गया है तो बनाना भी। तो इस तरफ है जो अत्यंत सघन वन है, ठीक है, और इधर का जो है वो सघन वन है, ठीक है। और अगर दक्षिण भारत में ले लें तो यहाँ पे खुले वन है, ठीक है, और बीच में अगर ले लें
इसको मध्य प्रदेश को छोड़ करके, सॉरी, तो यहाँ पे ले लें जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तो यहाँ झाड़ियाँ हैं। इस हिसाब से वन को 4 भागों में बांट करके हम सब देख सकते हैं। यहाँ ये अत्यंत सघन वन, ये सघन वन, और ये खुले वन, और ये झाड़ियाँ, और इधर तट के राज्यों में मैंग्रोव वन। ठीक है, तो ये हमारा घनत्व के दृष्टि के हिसाब से थे प्रश्न। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसीलिए इसको हम यहीं पे रोकेंगे, और प्रयास हमारा रहेगा कि इसी प्रकार क्लास आप सभी लोगों को, मतलब हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिया जाए, जब तक आप सब 2025 ईस्वी में 10th का एग्जाम न दे दें। तो आप सभी लोगों का आशीर्वाद इसी प्रकार अपने एक शिक्षक, दोस्त, भाई पर बरकरार रखिए, और एक छोटे से परिवार को बड़ा बनाइए, अवश्य बनाइए, क्योंकि ये बनेगा, क्योंकि जीता वही जो डरा नहीं। ये तो मोटिवेशनल हमारे लिए सबसे पावरफुल मोटिवेशनल है। तो धन्यवाद।